अध्याय 1 पुनर्जन्म। जैसे ही उसने खुद को जबरदस्ती उठने के लिए मजबूर किया, उसके सिर में एक धीमी सी धड़कन ने कमरे को घुमा दिया। उफ! उसने कराहते हुए अपनी कनपटी पर हाथ रखा। मेरा सिर। एक पल के लिए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। मैं कहा हूँ। हिलने की कोशिश करते हुए उसके अंगों में एक तेज दर्द दौड़ गया। और मेरा शरीर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे नर्क से गुजरा हो। उसने जबरदस्ती अपनी आंखें खोलीं और अपने आसपास के माहौल को देखा। कमरा विशाल और अपरिचित था, प्राचीन भव्यता से सराबोर। अलंकृत साज सज्जा से जगह भरी हुई थी। दीवार के पास एक बारीक नक्काशीदार लकड़ी की मेज रखी थी, जबकि भव्य आकृतियों से सजी एक ऊंची अलमारी में प्राचीन स्क्रॉल रखे थे, जो उसकी खोपड़ी में लगातार हो रही धड़कन के बावजूद उसका ध्यान आकर्षित कर रहे थे। यह उसका साधारण घर नहीं था। उसके छोटे से अपार्टमेंट की तुलना में यह जगह किसी भूले बिसरे युग के अवशेष जैसी लग रही थी, जो शांति और अकाट्य वैभव से भरपूर थी। वह खुद को विस्मय और भ्रम की एक बेचैनी भरी भावना से मुक्त नहीं कर सका। यह जगह कहाँ है? और मैं यहाँ क्यों हूँ? उसका मन उत्तर ढूंढने में उलझा रहा था, उन घटनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा था जो उसे इस अनजान कमरे तक ले आईं। लेकिन जहाँ उसकी यादें होनी चाहिए थी, वहाँ बस एक खालीपन था। उसे आखिरी चीज जो याद थी वह एक उपन्यास पढ़ना था, एक काल्पनिक कहानी जो उसने अभी अभी शुरू की थी, अमर सर्वोच्च तलवार का उदय। वह आमतौर पर काल्पनिक उपन्यास ज्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन उस खास उपन्यास ने उसका ध्यान खींचा, इसलिए उसने उसे पढ़ने का फैसला किया। हैरानी की बात है कि उसे यह उपन्यास बहुत पसंद आ रहा था, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पहली बार उपन्यास पढ़ रहा हो। और वह अध्याय 210 तक पहुंच गया। तब से कहानी ने एक बुरा मोड़ ले लिया। नायक का अहंकार असहनीय होता जा रहा था। हर फैसला पिछले फैसले से ज्यादा बेपरवाह और मूर्खतापूर्ण। वह एक असहनीय मूर्ख में बदल गया था। निराश होकर वह लेखक को एक लंबी शिकायत लिखे बिना नहीं रह सका। और अब वह यहाँ था। एक भयावह विचार उसके मन में कौंध रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह असंभव है। लोग किताबों में यूं ही नहीं जाग जाते। ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है, उन बेतुके सिद्धांतों में जो उसके सहपाठी मजाक में बताया करते थे। फिर भी वह कोई और संभावित कारण ढूंढने लगा। अपहरण? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं था। उसका कोई दुश्मन नहीं था, कोई भी नहीं जो उसके जैसे साधारण व्यक्ति के लिए इतनी हद तक जा सकता हो। उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला था, भले ही वे उसे मार डालें। और फिर भी वह खुद को एक ऐसे कमरे में पाता था जो किसी प्राचीन युद्धकाल्पनिक दुनिया का लग रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या यह एक सपना था? एक भ्रम? जैसे ही वह अपने विचारों से जूझ रहा था, अचानक एक दस्तक ने उस भयानक सन्नाटे को तोड़ दिया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, धमाका, बिना किसी चेतावनी के दरवाजा खुल गया। एक आकृति अंदर दाखिल हुई। वह कहना चाहता था, अरे, तुम बिना इजाजत के किसी के कमरे में यूं ही नहीं घुस सकते, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। रेन की सांसें अटक गईं। उसका पूरा शरीर मानो अकड़ गया हो, मानो कोई अदृश्य भार उस पर टूट पड़ा हो। कमरे में एक घुटन भरा दबाव भर गया, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह हिल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। घुसपैठिए से एक कुचलने वाली, दमनकारी आभा निकल रही थी। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। उफ! उसके पूरे शरीर में दर्द फैल गया। उसका दाहिना हाथ और बायां पैर जोर जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ पीड़ा की नई लहरें उठ रही थी। वह आदमी आगे बढ़ा, उसकी आवाज स्टील जैसी ठंडी थी।
जू ताइयांग, यांग ली पर हमले के लिए तुम्हें 3 दिन फ्रॉस्ट माउंटेन गुफा में बिताने की सजा सुनाई गई है। रेन की आंखें भ्रम से चौड़ी हो गईं। क्या बकवास कर रहे हो, बुजुर्ग? जू ताइयांग? जू ताइयांग कौन है? मेरा नाम रेन है। और मैं यांग ली पर हमला क्यों करूंगा? मुझे तो पता ही नहीं कि वह कौन है। उसका दिमाग घूम गया। उसके विचारों में तूफान सा मच गया। वह बहस करना चाहता था, स्पष्टीकरण मांगना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। तभी उसे अचानक बिजली कड़कने जैसा एहसास हुआ। रुको! जू ताइयांग, यह नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? और यांग ली, क्या वह उस उपन्यास का नायक नहीं है जो मैं कल रात पढ़ रहा था? और जू ताइयांग, अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज फिर गूंजी। इसके अलावा तुम्हारा निवास जब्त कर लिया जाएगा और तुम्हें आंतरिक शिष्य से बाह्य शिष्य बना दिया जाएगा। समझे? वास्तव में यह जानी पहचानी पंक्ति राइजिंग ऑफ द सुप्रीम स्वॉर्ड इमोर्टल उपन्यास की याद दिलाती है। हालांकि इसे किसी मुख्य पात्र से नहीं जोड़ा गया था, बल्कि यह एक छोटे से अधीनस्थ तीसरे दर्जे के खलनायक से जुड़ा था जिसने संप्रदाय शिष्य चयन समारोह में नायक को उकसाया था और अंततः उसकी मृत्यु हो गई थी। जू ताइयांग, रुको! नहीं, 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 यह सही नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि मैं सचमुच उपन्यास की दुनिया में प्रवेश कर चुका हूँ और मैंने जू ताइयांग के शरीर पर कब्जा कर लिया है? उसकी सांसें उथली हो गईं। उसके हाथ कांपने लगे। यह एहसास हथौड़े की तरह लगा। मैं मरने वाला हूँ। उपन्यास के अध्याय 20 तक पहुंचने से पहले ही इस कमीने का भाग्य तय हो चुका है। मेरे शरीर की स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि मैं पहले ही हार मान चुका हूँ। नायक से। एक बार जब जू ताइयांग फ्रॉस्ट माउंटेन गुफा से बाहर निकलेगा, तो वह नायक को मारने की कोशिश करेगा, अपने अपमान का बदला लेने के लिए, लेकिन उसी आदमी से मारा जाएगा जिसे वह खत्म करना चाहता है। 1 हफ्ता, बस इतना ही बचा था। उसका दिमाग दौड़ गया। उसे सोचना पड़ा। उसे इस झंझट से निकलने का रास्ता ढूंढना था। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बुजुर्ग की तीखी आवाज ने उसे वर्तमान में वापस ला दिया। रॉन का पेट सिकुड़ गया। वह घबरा नहीं सकता था। वह शक की निगाह से नहीं देख सकता था। अगर इस आदमी को पता चल गया कि वह असल में जू ताइयांग नहीं है, तो उसे वहीं मार दिया जा सकता था। सोचो, लानत है। सोचो। अपने पहनावे से वह आदमी बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की देखरेख करने वाला एक छोटा बुजुर्ग लग रहा था। उसने संप्रदाय शिष्य चयन समारोह को संभवतः प्रत्यक्ष देखा होगा। मैं आगे जो कहूंगा वह तय कर सकता है कि मैं जीवित रहूंगा या मर जाऊंगा। फिर डिंग! रियोन ठिठक गया। एक असंभव, फिर भी अचूक सूचना। यजमान ने स्वर्ग लूटने वाली व्यवस्था को जगा दिया है। एक तीखी, यांत्रिक आवाज, युवा और स्पष्ट रूप से स्त्री, उसके मन में गूंजी। और फिर डिंग! यजमान को चुनने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। कृपया ध्यान से एक चुनें। कोई भी गलती आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है। अध्याय 2, पहला सिस्टम कार्य। डिंग! स्वर्ग लूटने वाला सिस्टम सक्रिय। रियोन अकड़ गया। क्या अभी-अभी मेरे मन में किसी ने कहा? उसकी सांसें अटक गईं। स्वर्ग लूटने वाला सिस्टम? क्या यह नायक के सिस्टम जैसा सिस्टम हो सकता है? उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर उसे ठीक से याद है, तो नायक का सिस्टम दैनिक मिशन, साप्ताहिक कार्य, अतिरिक्त खोज और मुख्य परिदृश्य मिशन जारी करता था।
हर एक सिस्टम पॉइंट देता था जिससे सिस्टम स्टोर से लगभग कुछ भी खरीदा जा सकता था। लेकिन इस सिस्टम के विपरीत इसमें कभी विकल्प नहीं दिए गए। रियोन की सांसें तेज हो गई। क्या यह सिस्टम उसे नायक जितना शक्तिशाली बना सकता है, उसे पता नहीं था। लेकिन ऐसी दुनिया में जहां ताकत ही सब कुछ है, जीवित रहने का मतलब था किसी भी अवसर को भुनाना, चाहे वह कितना भी अनिश्चित क्यों न हो। और अभी यही सिस्टम उसकी एकमात्र आशा थी। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक पारदर्शी पर्दा उभर आया। छोटे बुजुर्ग के चेहरे के शांत भाव को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह उसे देख नहीं पा रहा था। रॉन ने अपने सामने खुलते शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। विकल्प 1, छोटे बुजुर्ग से कहो, तुम खुद को क्या समझते हो? किसी और के कमरे में घुसकर इस तरह बोल रहे हो? इनाम, एक सुंदर काला ताबूत, सामान्य श्रेणी। विकल्प 2, कहो, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मैंने कुछ नहीं किया। जू तायांग ही हर चीज के लिए जिम्मेदार था। और मैं उसके शरीर में रहने वाली एक और आत्मा हूँ। इनाम, एक सुंदर नीला ताबूत, सामान्य श्रेणी। विकल्प 3, कहो, मैं समझता हूँ और मैं फ्रॉस्ट माउंटेन गुफा में अपने किए पर विचार करूंगा। इनाम, एक सुरक्षा वस्तु, असामान्य श्रेणी। विकल्प 4, इस आदमी से मौत तक लड़ो। इनाम, एक RIP टिकट, दुर्लभ श्रेणी। रॉन की आंखें फड़क उठीं। तुम चाहते हो कि मैं उससे मेरे कमरे में घुसने के बारे में बात करूं? क्या मैं दिमागी तौर पर मृत हूं? वह आदमी अपनी एक उंगली के झटके से मुझे कुचल सकता है। मैं मौत को गले लगाने के लिए इतना उत्सुक नहीं हूं। उसकी नजर पहले इनाम पर फिर गई। एक ताबूत, एक सुंदर काला ताबूत। क्या तुम सचमुच मेरी अपरिहार्य मृत्यु के लिए मुझे एक आलीशान विश्राम स्थल उपहार में दे रहे हो? तुम पागल हो। वह दूसरे विकल्प की ओर मुड़ा, और यह तो मानो चिल्ला रहा है, अपनी मृत्यु को गले लगाओ। मुझे क्या कहना चाहिए? मैं जू तायांग नहीं हूँ, बस एक आत्मा हूँ जिसने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। हाँ, ठीक है। अगर उसने मुझ पर विश्वास भी कर लिया, तो भी वह मुझे यकीन दिलाने के लिए शायद वहीं मार डालेगा। फिर उसकी नजर चौथे विकल्प पर पड़ी। अविश्वास से उसके होंठ खुल गए। उससे लड़ूं, मरते दम तक, एक ऐसे आदमी के खिलाफ जो शायद नीम स्थापना क्षेत्र के चरम चरण में है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर इस शरीर पर मेरा पूरा नियंत्रण भी होता, तो भी मैं एक सेकंड से भी कम समय तक टिक पाता। और इनाम क्या है? एक दुर्लभ श्रेणी का रेस्ट इन पीस टिकट। अगर मैं मर भी गया, तो मुझे इसका इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं तो पहले ही शांति में हूँ, हमेशा के लिए। उसने तेजी से सांस छोड़ी। अब सिर्फ एक ही विकल्प बचा। तीसरा विकल्प सबसे सुरक्षित था, और उससे भी जरूरी बात, उसके साथ एक सुरक्षा वस्तु भी थी। उसे पता नहीं था कि किस तरह की सुरक्षा चाहिए, लेकिन ऐसी दुनिया में जहां आत्मा के मुर्गे भी उसके दयनीय अस्तित्व का अंत कर सकते हैं, कोई भी सुरक्षा न मिलने से बेहतर थी। रेन ने अपना जबड़ा भींच लिया। मैं विकल्प 3 चुनता हूँ। डिंग। मेजबान ने तीसरा विकल्प चुना है। कृपया इनाम पाने के लिए मिशन पूरा करें। धीमी सांस लेते हुए रेन बोला, मैं समझता हूँ, एल्डर, और मैं फ्रॉस्ट माउंटेन गुफा में अपने किए पर विचार करने के लिए समय लूंगा। उसकी आवाज शांत और संतुलित थी। छोटे एल्डर ने पलकें झपकाईं, स्पष्ट रूप से अचंभित। यह वही घमंडी शिष्य था जिसने अपने साथियों के बीच अंतहीन परेशानी खड़ी कर दी थी, वही अनादर करने वाला मूर्ख जिसने गलत प्रतिद्वंद्वी को उकसाया था और उसका यह हाल हुआ। फिर भी वह वहीं खड़ा रहा, चुप, संयमित, अपनी सजा को स्वीकार करते हुए अपना सिर थोड़ा सा झुकाए हुए। कोई विरोध नहीं,
कोई प्रतिरोध नहीं। एल्डर ने उसे गौर से देखा। क्या यह वही जू तायांग था? वह लड़का जिसने कभी अपने जैसे छोटे बुजुर्गों को नीची नजर से देखा था, कभी सम्मान की एक झलक भी नहीं दिखाई थी, और फिर भी वह हल्का सा झुकना, विनम्र, लगभग श्रद्धापूर्ण, किसी आंतरिक शिष्य से, खासकर उससे, अनसुना सा था। यह छोटे बुजुर्ग को झिझकने के लिए काफी था। वर्षों से जू तायांग जैसे शिष्य उसके जैसे लोगों को नीची नजर से देखते थे, जो नीम स्थापना क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ पाए, छोटे बुजुर्ग के रूप में सेवा करने के लिए अभिशप्त, संप्रदाय के विलक्षण लोगों की छाया में। वह बहुत पहले ही उनके अहंकार, उनके उपहास का आदी हो चुका था। लेकिन अब, अपनी अशिष्टता के लिए कुख्यात यह शिष्य, शांत विनम्रता के साथ उसके सामने खड़ा था। बुजुर्ग की आंखों में प्रशंसा की एक चिंगारी चमकी, फिर उसने उसे वर्षों के अनुशासन के नीचे दबा दिया। वह इस सच्चाई को समझने में नाकाम रहा कि उसके सामने वाला जू तायांग अब पहले जैसा नहीं रहा, कि उसकी जगह किसी और आत्मा ने ले ली थी। इसके बजाय उसने माना कि अपमान ने लड़के को बदल दिया है, कि अपने कनिष्ठ द्वारा कुचले जाने ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था, कि अब वह सच्चे मन से शक्ति की तलाश कर रहा था। पहली बार उसने सचमुच उसकी ओर देखा। उसके अंग टूट गए थे। एक पतले कपड़े में बेढंगे ढंग से लिपटी हुई, मामूली चोटों के लिए इस्तेमाल होने वाली सबसे बुनियादी औषधीय मरहम, हीलिंग मैरो क्रीम का नामोनिशान तक नहीं। इस दृश्य ने एल्डर के भीतर कुछ अप्रत्याशित हलचल पैदा कर दी। बिना कुछ कहे उसने अपनी आस्तीन में हाथ डाला और अपनी उंगलियां हिलाईं। एक छोटी, चमकती हुई गोली रॉन की ओर झपटी। सहज ही उसने उसे पकड़ लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि जड़ी बूटियों की गहरी खुशबू ने उसकी इंद्रियों को भर दिया। यह एक मिड-टियर ग्रेड 2 हीलिंग पिल है, माइनर एल्डर ने कहा। उसका स्वर अस्पष्ट था। इसे ले लो। कुछ घंटे आराम करो और तुम्हारे घाव ठीक हो जाएंगे। रॉन गोली को घूरता रहा। उसकी धड़कन तेज हो गई। एक मिड-टियर ग्रेड 2 हीलिंग पिल लोअर टियर हीलिंग मैरो क्रीम की तुलना में कहीं बेहतर उपचारात्मक, शीर्ष बाहरी संप्रदाय के शिष्यों में भी एक दुर्लभ वस्तु। रॉन स्तब्ध रह गया। मूल उपन्यास में इसी एल्डर ने जू तायांग के व्यवहार की निंदा की थी। उसने उसका बचा हुआ हाथ भी तोड़ दिया था, जिससे वह अपंग और अपमानित हो गया था। और फिर भी अब उसने उसे इतनी कीमती उपचार की गोली दी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके अप्रत्याशित सम्मान प्रदर्शन ने कुछ बदल दिया हो? यह विचार बेतुका था, फिर भी यहाँ सबूत था। उसकी हथेली में, उसके मन में एहसास की एक चिंगारी भड़क उठी। ऐसी दुनिया में जहाँ ताकत ही सब कुछ तय करती है। शायद ऐसे पल भी आए होंगे जब विनम्रता ने अपनी शांत शक्ति का इस्तेमाल किया होगा। रॉन ने गोली पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। फिर अटूट ईमानदारी के साथ उसने एक बार फिर झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद, एल्डर। छोटे एल्डर ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए उसे देखा। अच्छा। और अगली बार इतना आवेगपूर्ण व्यवहार मत करना। यह कहकर वह मुड़ा। उसके वस्त्र लहरा रहे थे और वह जाने के लिए तैयार हो रहा था। रियोन ने देखा कि एल्डर आकाश में ऊपर चढ़ गया। क्षितिज पर उसकी आकृति छोटी होती जा रही थी। और उस क्षण जब एल्डर ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, तो उसके मन में एक विचार आया। यह लड़का बदल गया है। मानो वह बिल्कुल अलग इंसान हो गया हो। उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान आ गई। लगता है निकट भविष्य में आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। अध्याय 3। पहला मिशन इनाम। रॉन अपनी हथेली में रखी छोटी सी गोली को घूर रहा था। वह चिकनी, गोल थी,
लगभग कैंडी के टुकड़े जैसी। एक क्षण के लिए उसके मन में संदेह कौंध गया। क्या यह सचमुच ग्रेड 2 हीलिंग पिल थी? यह इतनी साधारण लग रही थी। फिर भी जैसे ही उसकी नजर अपने जर्जर टूटे हुए शरीर पर गई, उसने एक थकी हुई आह भरी। उसके पास क्या विकल्प था? बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गोली अपने होठों से लगा ली। जैसे ही वह उसके मुंह के पास आई, एक गहरी मादक सुगंध ने उसे घेर लिया। विभिन्न जड़ी बूटियों और नाजुक फूलों के मिश्रण से बनी, गर्म और आश्वस्त करने वाली एक ऐसी खुशबू जो हीलिंग और जीवन शक्ति की बात करती थी। जैसे ही उसके दांत गोली में दबे, उसकी इंद्रियों में एक ऐसा स्वाद भर गया जैसा उसने पहले कभी नहीं चखा था। उसके शरीर में गर्मी की एक लहर फैल गई। हर दर्द करती मांसपेशी, हर टूटी हड्डी में समा गई। मानो उसका सार अंदर से बाहर तक पुनर्जीवित हो रहा हो। जीवन में पहली बार उसने इतनी परिवर्तनकारी चीज खाई थी। एक साधारण कैंडी के रूप में एक चमत्कार। अगर ऐसा कुछ पृथ्वी पर होता तो उसकी कीमत लाखों में होती। लेकिन यहाँ, इस क्रूर, निर्मम दुनिया में, यह बस एक कदम था। एक ऐसा कदम जो जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर ला सकता था। डिंग। मेजबान ने पहली बार एक उपचार की गोली खाई है। उपचार की गोली का असर बढ़ रहा है। डिंग। मेजबान ने चुना हुआ विकल्प पूरा कर लिया है। मेजबान को एक सुरक्षा वस्तु, निम्न स्तरीय असामान्य श्रेणी, प्राप्त हुई है। डिंग। मेजबान को एक नौसिखिया उपहार मिला है। इसे अनलॉक करने के लिए बॉक्स को स्पर्श करें। आपकी किस्मत के आधार पर आपको एक वस्तु या एक कौशल प्राप्त होगा। डिंग। इनाम सिस्टम इन्वेंटरी में जमा कर दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए अपनी इन्वेंटरी देखें। सिस्टम नोटिफिकेशन उसकी आंखों में भर गए, लेकिन रॉन ने उन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, उसका शरीर। अगर वह एक हफ्ते के अंदर ठीक नहीं हुआ तो उसकी मौत हो जाएगी। नहीं, अगर वह पूरी तरह स्वस्थ भी हो जाए तो भी नायक के हाथों उसकी मौत हो जाएगी। आखिरकार जू ताइयांग को उसके चरम पर भी पीट पीट कर मार डाला गया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि रॉन आराम से बैठकर भाग्य का इंतजार करेगा। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, वह महसूस कर सकता था, उसका शरीर धीरे धीरे खुद को फिर से जोड़ रहा था। आधे घंटे बाद दर्द कम हो गया था। उसकी उंगलियां मुड़ गईं, उसके अंग हिलने लगे। हालांकि उसकी हड्डियों में दर्द बना हुआ था, लेकिन यह उस पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं था जो उसने पहले झेली थी। रॉन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। आखिर इस कमीने को कितनी बुरी तरह पीटा गया। अगर सिस्टम का एनहांसमेंट न होता तो ग्रेड 2 हीलिंग पिल भी इतनी जल्दी काम नहीं करती। इसमें घंटों लग जाते, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन अब उसकी नजर सिस्टम पैनल की ओर गई। अब उसके इनाम देखने का समय आ गया था। इन्वेंट्री, नाम, बुल स्टॉपिंग शील्ड रैंक, निम्न स्तरीय असामान्य ग्रेड विवरण, मध्यचरण क्यूई सॉलिडिफिकेशन क्षेत्र कल्टीवेटर के एक हमले को झेलने के लिए डिजाइन किया गया। स्थायित्व 3/3 उपयोग शेष। रेन के होंठ एक हल्की सी मुस्कुराहट में मुड़ गए। बुरा नहीं। एक असामान्य ग्रेड वस्तु भले ही प्रभावशाली न लगे, लेकिन उपन्यास के शुरुआती चरणों में यह अमूल्य थी। सॉलिडिफिकेशन क्षेत्र के साधक के एक भी हमले को रोक पाने में सक्षम होना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। आखिरकार नायक भी इस समय केवल उच्च स्तरीय चीशोधन क्षेत्र में ही था। उसने एक गहरी सांस ली। उसका मन इस दुनिया में शक्ति की संरचना को याद कर रहा था। क्षेत्रों के साधक 9 क्षेत्रों में विभाजित हैं, जो हैं चीशोधन क्षेत्र, सॉलिडिफिकेशन क्षेत्र, आधार स्थापना क्षेत्र,
स्वर्णकोर निर्माण क्षेत्र, तत्वशोधन क्षेत्र, नवजात आत्मा क्षेत्र, शून्य शोधन क्षेत्र, शरीर एकीकरण क्षेत्र, पृथ्वी राजा क्षेत्र। ये क्षेत्र आगे 9 लघु चरणों में विभाजित हैं, जिनमें से प्रत्येक 3 चरणों के समूह को निम्न, मध्य और उच्च के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगले क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति को पहले अपने वर्तमान क्षेत्र के चरम चरण को प्राप्त करना होगा। और पृथ्वी राजा क्षेत्र से आगे पृथ्वी सम्राट क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जिसका जिक्र सिर्फ मिथकों में होता है। एक ऐसी दहलीज जिसे हजारों सालों में किसी साधक ने पार नहीं किया था। किंवदंतियों में दावा किया गया था कि जो लोग पृथ्वी सम्राट क्षेत्र में पहुंच जाते हैं वे उच्चतर क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं, लेकिन सहस्राब्दियों तक कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर पाया। इस प्रकार यह एकमात्र किंवदंती बनकर रह गई है, जिसका पहली बार उपन्यास में वर्णन किया गया था जब साधना क्षेत्रों का आरंभिक परिचय हुआ था। वस्तुओं, कलाकृतियों, कौशलों और तकनीकों के 9 स्तर हैं: सामान्य स्तर, असामान्य स्तर, दुर्लभ स्तर, अद्वितीय स्तर, महाकाव्य स्तर, पौराणिक स्तर, संत स्तर, अमर स्तर। प्रत्येक स्तर को निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर और शिखर स्तर में विभाजित किया गया था। और फिर फुसफुसाहटें शुरू हुईं। अमर स्तर से भी आगे किसी चीज की अफवाहें। दिव्य स्तर, इतना ऊंचा स्तर कि किसी ने भी अपनी आंखों से ऐसी कलाकृति नहीं देखी थी। रेन ने धीरे से सांस छोड़ी। अभी बहुत दूर जाना है। समापन इन्वेंटरी में उसने अपना ध्यान नौसिखिया उपहार की ओर लगाया। नौसिखिया उपहार बॉक्स, कोई भी वस्तु या कौशल प्राप्त करने के लिए खोलें। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। भाग्य पर निर्भर करता है। वह एक हल्की सी हंसी हंसा। कैसी किस्मत! उसे अपने जीवन का एक भी ऐसा पल याद नहीं आ रहा था जब भाग्य ने उस पर मेहरबानी की हो। कुछ भी याद नहीं आ रहा था। खैर, शायद तब जब वह बच्चा ही था। जब वह अनाथालय में रहता था, वही एकमात्र जगह जो उसे कभी घर जैसी लगती थी। लेकिन सब कुछ बदल गया जब उसने अपने एकमात्र परिवार, अपनी बचपन की दोस्त और प्यारी बहन को एक रहस्यमयी बीमारी के कारण खो दिया। उसके पास बस वही थी। और फिर वह चली गई। 12 साल की उम्र में वह अकेला रह गया, सड़कों पर भटक रहा था। उसके पास कुछ भी नहीं था। कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई गर्मजोशी नहीं। समय बीतता गया और उसके चेहरे की यादें अस्वाभाविक रूप से धुंधली होती गईं, रेत की तरह उसकी उंगलियों से फिसलती गईं। और यही वह चीज थी जिससे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। उसे अब उसकी आवाज, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक याद नहीं रही। सिर्फ खालीपन रह गया था। और उस खालीपन के साथ उसने कुछ और भी खो दिया था, उसकी भावनाएं। सालों तक वह जिंदगी में एक भूत की तरह भटकता रहा, हर चीज से बेपरवाह। एक आवारा कुत्ता, एक भूला हुआ साया। लेकिन यहाँ, इस दुनिया में, वह बेपरवाह नहीं रह सकता था। यहाँ उसे जिंदा रहना था। अतीत को एक तरफ धकेलते हुए उसने अपना हाथ उठाया और नौसिखिया उपहार बॉक्स दबाया। एक गहरी सांस। चाहे कुछ भी हो, वह डगमगाएगा नहीं। उसने 2 वादे किए थे, एक खुद से और एक उससे। उन्हें पूरा होते देखने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। और अब ऐसा करने का मौका आ ही गया था। डिंग! मेजबान ने नौसिखिया उपहार बॉक्स खोल दिया है। डिंग! मेजबान को मिला है। अध्याय 4, नौसिखिया उपहार। डिंग! मेजबान को पहचान, कौशल प्राप्त हुआ है। नाम, पहचान। पद, उच्च स्तरीय असामान्य श्रेणी,
विकास प्रकार। विवरण। यह कौशल उपयोगकर्ता को व्यक्तियों की स्थिति देखने की अनुमति देता है। यह केवल उन पर लागू होता है जिनकी साधना मेजबान से 5 स्तर ऊपर है। यदि कोई व्यक्ति इस सीमा को पार कर जाता है तो यह कौशल काम नहीं करेगा। जैसे जैसे मेजबान की शक्ति बढ़ती है, आगे के उन्नयन संभव होंगे। विशिष्ट शर्तों को पूरा करने पर अतिरिक्त कौशल अनलॉक हो जाते हैं, जिससे मेजबान कौशल की पूरी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है और अपने दुश्मनों के बारे में अधिक छिपी जानकारी प्राप्त कर सकता है। अतिरिक्त कौशल। रॉन अविश्वास में जमते हुए सिस्टम पैनल को देखता रहा। उसका दिमाग उसे घूर रहे शब्दों को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। क्या यह कैसे संभव है? उसने पलकें झपकाईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कुछ देख रहा है या यह भाग्य का एक और क्रूर मोड़ है। उसने फिर से डिस्प्ले को घूरा, मानो वह बदल जाएगा। लेकिन वह जिद पर वैसा ही रहा, मानो उसकी उलझन का मजाक उड़ा रहा हो। संदेह को दूर करने में असमर्थ, उसने खुद को जोर से चुटकी काटी, इस उम्मीद में कि वह उस अजीब सपने से जाग जाएगा जो शायद बस एक अजीब सपना था। आउच! लेकिन कुछ नहीं बदला। वास्तविकता में कोई अचानक झटका नहीं। उस दुनिया को कोई कठोर झटका नहीं जिसे वह कभी जानता था। इसके बजाय जहां उसकी उंगलियां दबाई थी, वहां दर्द पनप उठा। यह कोई सपना नहीं था। दर्द, थकान, डर, यह सब बहुत ठोस, बहुत कच्चा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह शरीर उसके असली रूप में बदल गया हो। एक ऐसी दुनिया जो इतनी जानी पहचानी, फिर भी इतनी अजनबी। एक ऐसी दुनिया जो उसी नियम का पालन करती प्रतीत होती थी जो उसने कभी पढ़ा था, मानो किताब की घटनाएं अब वास्तविक जीवन में घटित हो रही हों। क्या यह कोई ब्रह्मांडीय मजाक था? क्या वह किसी और के लिए रची गई कहानी में फंस गया था? ऐसा लग रहा था मानो कोई दिव्य शक्ति लोगों का भविष्य बड़ी बारीकी से गढ़ रही हो, शायद उनकी अपनी बोरियत दूर करने के लिए। फिर भी वह जानता था कि यह नामुमकिन है। सतह के नीचे कहीं ज्यादा गहरे राज छिपे थे। ये सवाल उसे कचोट रहे थे। वह यहाँ कैसे पहुँच गया? एक उपन्यास हकीकत में कैसे बदल सकता है? वह किसी और के शरीर में क्यों बस रहा था? और उससे भी ज्यादा जरूरी, असल दुनिया में उसके शरीर का क्या हुआ होगा? उसका अपार्टमेंट, क्या वह खाली था? क्या कोई उसे वहां ढूंढ पाएगा? क्या उसके अवशेष तब तक अकेले सड़ते रहेंगे जब तक कि किराया वसूलने वाला आकर जो थोड़ा बहुत बचा था, उसे ले न ले? क्या होता अगर उसने मुट्ठियां भींचते हुए विचारों को एक तरफ धकेल दिया? अनुत्तरित प्रश्न अभी मायने नहीं रखते थे। मायने यह रखता था कि वह यहाँ था। वह जिंदा था। सिस्टम? वह गुर्राया। उसके सीने में निराशा उमड़ रही थी। अगर तुम किसी काम के हो, तो अब समझाने का समय आ गया है। उसे लगभग ऐसा लग रहा था कि सिस्टम की खामोशी उसका मजाक उड़ा रही है। तो तुम बस बेवकूफ बनने वाले हो, है ना? उसने बिस्तर पर मुक्का मारा और गालियां दी। कुछ तो बोलो, कमीने। उसके शब्दों में कड़वाहट साफ झलक रही थी। उसने अपना पिछला जीवन एक असफल व्यक्ति की तरह बिताया था, बिना किसी उद्देश्य के भटकता हुआ। कम से कम वह जीवन अस्तित्व की एक निरंतर लड़ाई तो नहीं था, जहां आत्मा मुर्गे जैसी बेतुकी चीज भी जानलेवा खतरा बन सकती थी। फिर भी उसके दिल के एक छोटे से कोने ने उसे इस दुनिया में जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, जहां शक्तिशाली लोग अपनी इच्छा का निर्विरोध इस्तेमाल कर सकते थे जबकि कमजोर लोग चींटियों की तरह कुचल दिए जाते थे। जितना बड़ा खतरा सामने आता है, उतना ही मजबूत होता जाता है। उसके दिल के उस कोने ने उसे खतरे को गले लगाने और ताकत पैदा करने के लिए प्रेरित किया। उसने अपनी प्रतिज्ञा, खुद से किया वादा, को याद किया। डिंग। यजमान को स्वयं सत्य की खोज करनी चाहिए।
स्वर्ग उन्हीं का साथ देता है जो अपना भाग्य खुद चुनते हैं। यह व्यवस्था आपको उस भाग्य को चुनने में बस मार्गदर्शन करेगी। रियोन एक लंबे पल के लिए चुप रहा। उसके मन में ये शब्द घूम रहे थे। व्यवस्था की ओर देखते ही उसकी नजरें कठोर हो गईं। अब उसके पास एक विकल्प था, अपना भविष्य खुद बनाने का मौका। वह किसी को या किसी चीज को अपने जीवन की दिशा तय नहीं करने देगा। जो कुछ भी उसने खोया था, जो कुछ भी उसे अभी हासिल करना था, उसके लिए वह अपना रास्ता खुद बनाएगा। इस बार कोई भी, चाहे वे देवता हो या राजा यम, उसकी आजादी या उसके प्रियजनों की भलाई का हनन नहीं कर सकता था। यह सब करने के लिए मुझे ताकत चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। उसकी उंगलियां सिस्टम पैनल पर घूम रही थी, अभी भी उस उपहार की विशालता को समझ रही थी जो उसे मिला था। पहचान, कौशल, यह कोई साधारण कौशल नहीं था। नहीं, यह कहीं ज्यादा कीमती था, ऐसा कुछ जो उसकी पूरी यात्रा को आकार दे सकता था। यह वही कौशल था जो राइजिंग ऑफ द सुप्रीम स्वॉर्ड इमोर्टल के नायक ने उपन्यास के बाद के चरणों में एक प्रमुख खोज पूरी करने के बाद अपने सिस्टम से हासिल किया था। रॉन को उपन्यास का वह पल साफ साफ याद था। नायक, बुरी तरह से पस्त और लगभग टूटा हुआ, आखिरकार पहचान कौशल को अनलॉक करता है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, कहानी का एक निर्णायक क्षण। फिर भी इसकी प्रशंसा ग्रोथ प्रकार के कौशल के रूप में नहीं, बल्कि एक महाकाव्य स्तर के कौशल के रूप में की गई। इस दुनिया में ग्रोथ प्रकार कौशल और हथियार सबसे ज्यादा वांछित संपत्तियां हैं। जैसे जैसे उपयोगकर्ता की शक्ति बढ़ती है, उनकी क्षमता में वृद्धि होने की अनोखी क्षमता होती है। इसके अलावा कुछ शर्तों को पूरा करके कोई व्यक्ति विकास प्रकार के कौशल से जुड़ी अतिरिक्त क्षमताओं को भी अनलॉक कर सकता है। इसलिए वह इतना चकित था। इस दुनिया का नायक, एक स्वर्ग का बच्चा, भी मुख्य परिदृश्य खोज पूरी करने के बाद विकास प्रकार का पहचान कौशल हासिल करने में असफल रहा था। लेकिन यहाँ रियोन था, एक ऐसा नाम मात्र जिसकी किस्मत बहुत खराब थी, जिसे यह एक नौसिखिए के रूप में मिला था। क्या यह भाग्य था या कुछ और? वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या भाग्य ने आखिरकार उस पर मेहरबान हो गया था, या उसने जीवन भर की दौलत एक ही झटके में गंवा दी थी। खैर, यह सौभाग्य की बात थी कि उसने कुछ बेहद कीमती हासिल कर लिया था। पहचान की मदद से वह समझ सकता था कि उसे किससे संघर्ष करना चाहिए। भले ही वह उच्च क्षेत्र के साधकों की स्थिति को न समझ पाता, फिर भी पहचान की त्रुटि सीमा यह दर्शाती थी कि वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। यह सचमुच एक जीत-जीत वाली स्थिति थी, और वह पहचान से जुड़े अतिरिक्त कौशलों की पूरी क्षमताओं से अनभिज्ञ रहा। इसके अलावा जैसे जैसे वह अपनी शक्ति बढ़ाता, वह संभावित रूप से पहचान को एक पौराणिक या यहाँ तक कि संत श्रेणी के कौशल तक उन्नत कर सकता था। भविष्य के उन्नयन के साथ वह अपने विरोधियों के रहस्यों और कौशलों का आकलन करने की क्षमता भी प्राप्त कर लेता। उसके अंदर उत्साह की लहर दौड़ गई। वर्षों में पहली बार उसने अपने भीतर कुछ और जगा हुआ महसूस किया, आशा की एक चिंगारी। उसने सोचा कि क्या वह सचमुच इस दुनिया में खुशी पा सकता है। अपने सिस्टम पैनल को बंद करके उसने व्यवस्थित ढंग से कपड़े पहने, बिस्तर से धीरे धीरे उठा और बाहर निकलने के दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह कुंडी घुमाने वाला था, उसने अपने दरवाजे के पास आते कदमों की आहट सुनी। अध्याय 5, बिन बुलाए मेहमान। रॉन अपने दरवाजे के ठीक सामने रुक गया, आते हुए कदमों की आहट सुनकर। अनिश्चितता की एक झलक उसके मन में दौड़ गई, उसके विचारों को कुतर रही थी। क्या वे उसके मित्र थे या उसके दुश्मन? हालांकि
अब जिस अपरिचित शरीर में वह रह रहा था, उस पर विचार करते हुए वह निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि वे निस्संदेह उसके शत्रु थे। उसने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसके जर्जर शरीर का भार उसे याद दिला रहा था कि वह कितना कमजोर है। जो दर्द कभी असहनीय लगता था, अब उस मंडराते खतरे के सामने फीका पड़ गया था जो उसके पास आ रहा था। वह जानता था कि अगर लड़ाई छिड़ जाती है तो उसके मन में लगातार गूंजते रहने वाले एक ही शब्द का परिणाम होगा, मौत। नहीं, शांत हो जाओ, उसने खुद से कहा, अपने दिल को धीमा करने के लिए। अभी समय नहीं हुआ है। उपन्यास में जू ताइयांग, जिस शरीर में अब वह रहता था, नायक से हारने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन वह बच गया था। 1 हफ्ता, रॉन ने सोचा, बस 1 हफ्ता। फिर मौत उसे ले जाएगी। हालांकि इससे एक और क्रूर पिटाई सहने की भयावह संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। फिर भी जब उसने अपनी स्मृति को टटोला तो उसे उपन्यास में यांग ली के हाथों हार के बाद जू ताइयांग को फिर से पीटे जाने की कोई याद नहीं आई। खैर, वह तो बस एक घटिया प्रतिपक्षी का अधीनस्थ था। शायद उपन्यास ने इस विवरण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। खुद को संभालने के लिए गहरी सांस लेते हुए रॉन ने सावधानी से दरवाजा खोला। उसके सामने का दृश्य उसे विस्मय की लहर की तरह झकझोर गया। अमर दुनिया, इतनी विशाल, इतनी सुंदर, और फिर भी अपनी भव्यता में इतनी भयानक। ऊंचे पहाड़ गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए आकाश में शान से तैर रहे थे। उनकी चोटियां एक अलौकिक चमक में नहा रही थी, जो तरल प्रकाश की तरह झिलमिला रही थी। नीचे परिदृश्य एक सजीव स्वप्न की तरह फैला हुआ था। हरे भरे जंगल, घुमावदार नदियां और रहस्यमयी जीव, कुछ शान से उड़ रहे थे, कुछ जमीन पर रेंग रहे थे। हवा भी अलग लग रही थी, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई, एक ऐसी प्रबल शक्ति जो प्रकृति के नियमों को चुनौती देती प्रतीत हो रही थी। रियोन उस दुनिया के सामने खुद को तुच्छ महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया जो बेहद अजीब और डरावनी तरह से जानी पहचानी थी। वह अलौकिक शक्तियों के क्षेत्र में था, एक ऐसी दुनिया जहां ताकत ही सर्वोच्च मुद्रा थी और कमजोरी का कोई स्थान नहीं था। जैसे ही उसकी नजर इधर-उधर गई, उसकी नजर 3 युवकों पर पड़ी जो उसकी ओर आ रहे थे। उनके वस्त्रों पर सर्वोच्च दाओ संप्रदाय का विशिष्ट चिन्ह था और उनके युवा चेहरे और आत्मविश्वास से भरे कदम बता रहे थे कि वे भी उसके जैसे शिष्य थे। स्लीपिंग ड्रैगन महाद्वीप के 4 प्रमुख अधिपति संप्रदायों में से एक के रूप में विख्यात सर्वोच्च दाओ संप्रदाय इस गौरवशाली क्षेत्र के पूर्वी प्रांत में स्थित है। स्लीपिंग ड्रैगन महाद्वीप पर हजारों वर्षों से 4 प्रतिष्ठित संप्रदायों का शासन रहा है। ये है अजुरा ड्रैगन संप्रदाय, सर्वोच्च दाओ संप्रदाय, पीला शाओलिन मंदिर और महान राक्षसी संप्रदाय। रॉन ने 3 लड़कों को आते देखा। उनके पहनावे से लग रहा था कि वे केवल बाहरी संप्रदाय के शिष्य हैं। उसने इस उलझन भरी परिस्थिति पर विचार किया कि ऐसे व्यक्ति आंतरिक संप्रदाय में कैसे प्रवेश कर पाए। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने की सख्त मनाही है। हालांकि आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को बाहरी संप्रदाय में प्रवेश करने की स्वतंत्रता है, हालांकि उन्हें मुख्य संप्रदाय में प्रवेश करने से रोक दिया गया है, जहां सर्वोच्च दाओ संप्रदाय के सम्मानित मुख्य शिष्य निवास करते हैं। जैसे ही वह उस घर की ओर मुड़ा, उसके मन में एक भयावह रहस्योद्घाटन कौंधा, जिसे उसने पहचाना कि वह बाहरी संप्रदाय के एक शिष्य का था, खासकर शू यांग नाम के एक शिष्य का। इसका मतलब था कि वह वर्तमान में बाहरी संप्रदाय की सीमाओं के भीतर रहता था और अपने वर्तमान शरीर के निवास में रहने के बजाय किसी और के निवास में शरण ले रहा था। अगर उसकी याददाश्त सही थी, तो जिस शरीर में वह रहता था, जू ताइयांग,
बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को पीड़ा देने के लिए कुख्यात था। क्या वे अब अपने लंबे समय से प्रतीक्षित प्रतिशोध लेने के लिए एकत्र हुए थे? बाहरी शिष्यों की तिकड़ी उसके सामने रुक गई और एक और जोरदार तरीके से आगे बढ़ा। जू ताइयांग, वह असहनीय रूप से घमंडी बदमाश। तुमने एक बार हमें पीड़ा देने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था, लेकिन अब जब तुम आंतरिक संप्रदाय से गिर गए हो, तो अब हमारा हिसाब चुकाने की बारी है। उनमें से एक लड़के ने व्यंग्य किया। हाँ, इस बार हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे जो तुम कभी नहीं भूलोगे, एक और ने द्वेष से भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। जैसा कि उम्मीद थी, उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। देरसबेर, मुसीबत उसे ढूंढ ही लेगी। पहचान, रियोन ने उनके स्टेटस इंटरफेस तक पहुंचने के लिए अपनी स्किल एक्टिवेट की और सोचा कि इस क्षमता की जांच करने का यही सही समय है। नाम, लू नियान। साधना क्षेत्र, चरण 4 क्यूई शोधन क्षेत्र। चरण 4 क्यूई शोधन क्षेत्र एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य के लिए भी काफी औसत। यहाँ तक कि सर्वोच्च दाओ संप्रदाय के सेवक शिष्य भी निम्न स्तर के क्यूई शोधन क्षेत्र के हैं। शायद वे हाल ही में परीक्षण शिष्यों से बाहरी शिष्यों तक उन्नत। कोई खतरा नहीं। उसने अपने पीछे खड़ी 2 आकृतियों पर नजर डाली, लेकिन जैसे ही उसने उन पर अपना कौशल सक्रिय किया, कुछ अजीब हुआ। नाम, वेई जियान। साधना क्षेत्र, चरण 5 क्यूई शोधन क्षेत्र। पहचान, कौशल लक्ष्य की स्थिति का पता लगाने में असमर्थ रहा, जिसके परिणामस्वरूप दुर्भाग्यपूर्ण रूप से खराबी आ गई। रियोन की भौहें सिकुड़ गईं। क्या कौशल विफल हो गया था? एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य पर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। पहचान कौशल को उपयोगकर्ता से 5 स्तर ऊपर के साधकों की स्थिति दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन यह लड़खड़ा गया था। केवल एक ही व्याख्या थी, उनमें से एक जू ताइयांग से 5 स्तर ऊपर है। लेकिन यह समझ में नहीं आया। नहीं, रियोन के विचार तेजी से दौड़ने लगे। उसका मन किसी और व्याख्या की तलाश में था। वह बेसब्री से यकीन करना चाहता था कि यह सच नहीं है। यह जरूर कोई गलती होगी, किसी तरह की सिस्टम की खराबी। जू ताइयांग इतना कमजोर कैसे हो सकता है? एक मामूली खलनायक होने के बावजूद उसे आंतरिक संप्रदाय का अनुयायी होना चाहिए था। कम से कम उसे उन हारने वालों से ज्यादा ताकतवर तो होना ही चाहिए था। इसकी पुष्टि करने का सिर्फ एक ही तरीका था। अपना जबड़ा भींचते हुए रॉन ने कौशल को अंदर की ओर मोड़ा और उसे खुद पर, जू ताइयांग पर सक्रिय कर दिया। पहचान, उसके मन में एक झंकार गूंजी। डिंग। मेजबान ने खुद पर पहचान लागू कर दिया है। एक छोटा सा विराम। फिर डिंग। प्रोसेसिंग सिस्टम के एक छिपे हुए फंक्शन को अनलॉक कर रहा है। रॉन की सांसें रुक गईं क्योंकि एक अपरिचित ऊर्जा का प्रवाह उसके अंदर से गुजरा। डिंग। स्टेटस विंडो सक्रियण की पुष्टि हुई। होस्ट पर इस्तेमाल होने पर पहचान अपने सामान्य दायरे से परे विस्तृत जानकारी प्रकट करती है। रियोन की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। ओह, एक स्टेटस विंडो, और मुझ पर इस्तेमाल करने पर यह खुद को बेहतर बना लेती है। अब यह दिलचस्प है। रियोन मुस्कुराया, उसकी आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। चलो देखते हैं जू ताइयांग असल में किस चीज से बनी है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पारदर्शी स्क्रीन पर पड़ी, उसके चेहरे से उत्साह गायब हो गया। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी सांसें थम गईं। उसकी रीढ़ में एक ठंडी ठंडक दौड़ गई। उसका कभी चमकीला चेहरा पीला पड़ गया जब उसके होठों से एक शब्द निकला, भाड़ में जाओ। अध्याय 6, कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। स्थिति विंडो। नाम, रिन, जू ताइयांग। उम्र
17 स्तर, शून्य पेशा, कोई नहीं, साधना क्षेत्र, अस्थिर, चरण 1 क्यूई शोधन क्षेत्र, अज्ञातशील बंद साधना, संकुचित पशु, धधकते सिंदूरी पक्षी, अजन्मे, पौराणिक वंश, धुंध मेघ लोमड़ी, उच्च श्रेणी का राक्षसी पशु, देवी संरक्षण, कोई नहीं विशेषताएं, चाटुकार, आधार गुण, शक्ति, 8 चपलता, 11 जीवन शक्ति, 5 सहन शक्ति, 8 निपुणता, 9 बुद्धि, 2 प्राथमिक ऊर्जाएं, शक्ति, 5 आध्यात्मिक क्यूई, 9 मन, 53 रहस्यमय क्यूई, 0 मृत्यु क्यूई, 0 दिव्य क्यूई, 0 कौशल, पहचान, अज्ञातशील बंद कौशल। तकनीक, आत्माबद्ध पशु आदेश तकनीक, अस्थिर, प्रारंभिक चरण, दुर्लभ श्रेणी, अज्ञातशील बंद तकनीक। वस्तुएं, सादी लोहे की तलवार, सामान्य श्रेणी, बैल रोकने वाली ढाल, असामान्य श्रेणी। क्या? रेन की आवाज फट गई, उसकी नजर वापस स्थिति विंडो पर गई और अविश्वास उसके अंदर उमड़ आया। चरण 1 क्यूई शोधन क्षेत्र, और वह भी अस्थिर है। उसने फिर से स्क्रीन को देखा, उसे बदलने की इच्छा रखते हुए, लेकिन वह नहीं बदला। सच्चाई ने उसे बिजली की तरह झकझोर दिया। यह उसकी अपनी स्थिति नहीं थी, यह जू ताइयांग की थी, उस रीढ़विहीन कमजोर व्यक्ति की जिसका शरीर उसने अनजाने में अपने कब्जे में ले लिया था। अपनी स्थिति की भयावहता को पूरी तरह से समझते हुए रॉन का पेट मरोड़ उठा। पहले तो उसने सोचा था कि उसकी कमजोरी सिर्फ उसकी चोटों की वजह से है, और उसे यकीन था कि समय के साथ उसके जख्म भर जाएंगे और उसकी ताकत वापस आ जाएगी। लेकिन यह तो कुछ और ही था। सच्चाई ने उस पर हथौड़े की तरह वार किया। जू ताइयांग सिर्फ कमजोर नहीं था, वह एक शर्मिंदगी था। एक आत्मा मुर्गे से भी कमजोर। एक आत्मा मुर्गे? यह विचार उसके मन में कौंध गया। उसका गुस्सा भड़क उठा। उन दयनीय प्राणियों को सबसे नीच माना जाता था। उनका एकमात्र उद्देश्य निम्नस्तरीय साधकों का पोषण करना था। एक साधक के लिए यह दयनीय बहाना एक आंतरिक शिष्य कैसे बन गया? रॉन उबल पड़ा। वह सर्वोच्च दाओ संप्रदाय का सेवक शिष्य बनने के भी योग्य नहीं है। उसके अंदर उबलता क्रोध तब और गहरा हो गया जब उसने अपने वर्तमान स्वरूप और इस दुनिया के नायक के बीच के अंतर पर विचार किया। एक नश्वर प्राणी होने के बावजूद नायक के आंकड़े चार्ट से बाहर थे, सभी 20 से ऊपर, जो उसकी असीम क्षमता का प्रमाण था। इसके विपरीत रेन के आंकड़े बेहद अपमानजनक थे। और भी बुरा, बुद्धि 2। रेन मन ही मन गुर्राने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी हताशा उसके मन की दीवारों पर टकरा रही थी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? धरती पर वह हर विषय में अव्वल छात्र रहा था। अब वह यहाँ था, एक नीरस चट्टान जैसी बुद्धि से अभिशप्त। यह अपनी क्रूरता में लगभग काव्यात्मक था। और भी बदतर, रहस्यमय, अज्ञातशील बंद साधना, कौशल और तकनीक ने स्टेटस स्क्रीन से चुपचाप उसका मजाक उड़ाया। और चाटुकार गुण की तो बात ही मत करो। वह इतना नीचे कब गिरा था? उसने हमेशा किसी की छाया में गिड़गिड़ाने की बजाय एकांत को चुना था। लेकिन जू ताइयांग, एक घटिया खलनायक का वफादार कुत्ता, एक शक्तिशाली परिवार के बिगड़ैल युवा स्वामी की दया पर एक दयनीय कठपुतली। लेकिन रुकिए, अनुबंधित जानवर? उसके पास वास्तव में 2 थे। एक पौराणिक वंश से था। आखिर क्या बकवास है? पौराणिक वंश के जानवरों के अंडे अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे, इतने दुर्लभ कि उन्हें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित खजानों में गिना जा सकता था, और पूरी दुनिया में शायद 3 से ज्यादा अंडे नहीं थे। इस बेवकूफ को इतनी अनमोल चीज कहाँ से मिली? दुर्भाग्य से वह लानत चीज अभी भी अंडों से निकली नहीं थी। उसकी पूरी क्षमता पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। दूसरा जानवर भी बुरा नहीं था।
एक उच्च श्रेणी का राक्षसी जानवर जिसकी शक्ति एक शिखर चरण क्यूई ठोसीकरण क्षेत्र साधक के बराबर थी। फिर भी हमेशा की तरह जू ताइयांग ने इसके साथ कुछ नहीं किया। इस बेवकूफ के पास दुर्लभ श्रेणी के जानवर नियंत्रण की तकनीक थी, लेकिन जाहिर है जू ताइयांग के असली अंदाज में उसने इसे ठीक से प्रशिक्षित करने की कभी जहमत नहीं उठाई। क्या बर्बादी है! यह शुरुआती चरण में ही अटका हुआ था और पूरी तरह से अस्थिर था। अगर उसने अभी जानवर को बुलाने की हिम्मत की तो बहुत संभावना थी कि वह उस पर हमला कर देगा, उसके विरोधियों के बजाय उसे ही मार डालेगा। लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। रॉन का ध्यान वापस वर्तमान पर उसके सामने खड़े 3 बाहरी संप्रदाय के शिष्यों पर गया। अब जीवित रहना ही एकमात्र लक्ष्य था, बाकी सब इंतजार कर सकता था। क्या बात है जू ताइयांग? बिल्ली ने तुम्हारी जुबान पकड़ ली। लू नियान की आवाज हवा में गूंजी। एक ताना मारने वाली व्यंग्यात्मक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। वह बोलने से बहुत डर रहा होगा। वेई जियान ने मजाक से भरी आवाज में कहा। डर गए? रियोन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके सीने से एक कड़वी हंसी फूट पड़ी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं डर गया हूँ, बहुत डर गया हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारे सामने लगभग नंगा खड़ा होकर डर से कांपता हुआ उत्साहित हूँ, तो तुम आधे अधूरे सही हो। मैं इस समय इस दुनिया की एक चींटी का भी सामना नहीं कर सकता, तुम दोनों का तो कहना ही क्या। लेकिन वह कमजोरी नहीं दिखा सकता था। उसे बचना था, दिखावा करना था, धोखा देना था। एक गहरी सांस लेकर उसने अपने कंधों को सीधा किया और खुद को सीधा खड़ा होने के लिए मजबूर किया। उसकी ठंडी और अटल आवाज अभ्यास से भरी सहजता से उसके होठों से निकली। सोता हुआ ड्रैगन चींटियों पर अपनी सांसें बर्बाद नहीं करता, उसने सहजता से कहा। उसकी नजरें लू नियान और वेई शियान पर टिकी थीं। ड्रैगन को तब तक पड़े रहने दो जब तक कि खतरा वाजिब न हो। एक पल के लिए दोनों स्तब्ध रह गए। उसके शांत विद्रोही स्वर से क्षण भर के लिए अचंभित हो गए, लेकिन वह सदमा जल्द ही गहरे गुस्से में बदल गया। अभी भी ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे हम पर हावी हो, है ना? लू नियान ने आगे बढ़ते हुए मुट्ठी बांधते हुए गुर्राते हुए कहा। तुम अपनी उस लोमड़ी के बिना कुछ भी नहीं हो। लोमड़ी, धिक्कार है। लू नियान, अभी उस पर हमला करो। वेई शियान भौंका। अगर उसने उस लोमड़ी को बुला लिया तो हमारा काम तमाम। रेन का दिल धड़क उठा जब उसने मन ही मन सोचा। क्या उसका मतलब धुंध के बादल वाली लोमड़ी है? धिक्कार है इन कमीनों पर। अगर मैं अपनी इस हालत में उस लोमड़ी को बुला पाता तो क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं यहाँ होता, सख्त होने का नाटक करता? लू नियान आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठी आध्यात्मिक क्यूई से चटक रही थी। डिंग! सिस्टम ने पता लगा लिया है कि मेजबान की जान खतरे में है। बुल स्टॉपिंग शील्ड को जबरदस्ती सक्रिय कर रहा है। रियोन के सामने एक धुंधली पारभासी दीवार झिलमिलाती हुई दिखाई दी, जो उसके अलावा किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। धमाका! निवास के पिछवाड़े में एक युवक अपनी साधना तकनीकों का लगन से अभ्यास कर रहा था। तेज आवाज सुनकर वह तेजी से आगे के आंगन की ओर दौड़ा। लू नियान की मुट्ठी दीवार से टकराई और दुनिया मानो सांस रोक बैठी। टक्कर बहरा कर देने वाली थी, लेकिन उस तरह नहीं जैसा रियोन को डर था। कोई हड्डी नहीं टूटी, कोई घिनौनी दरार नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे लू नियान की मुट्ठी किसी पहाड़ से टकराई हो, अविचल, अटल। एक घिनौनी खड़खड़ाहट की आवाज आई। लू नियान की चीख हवा में गूंज उठी और उसका हाथ ढाल की सतह पर टूट गया। लू नियान चिल्लाया, अपना कटा हुआ हाथ पकड़े हुए। वेई जियान और दूसरा लड़का स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे रियोन को घूरने लगे।
वह हिला तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे लू नियान के हमले को किसी अदृश्य शक्ति ने हवा में ही रोक दिया हो। डिंग। बुल स्टॉपिंग शील्ड का इस्तेमाल हो चुका है। 2 बार इस्तेमाल बाकी है। रियोन ने राहत की लहर महसूस की। वह जानता था कि ढाल के बिना उस मुक्के ने उन हड्डियों को चकनाचूर कर दिया होता जिन्हें उसने अभी अभी ठीक किया था। लेकिन उसने अपना स्थिर चेहरा बनाए रखा। उसकी आवाज शांत और तीखी थी। मेरी सबसे कमजोर हालत में भी तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, उसने कहा। उसकी निगाहें स्थिर थी और वह कांपते हुए दोनों को घूर रहा था। कमीने, वेई जियान गुर्राया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। मत सोचो कि तुम हमेशा के लिए चालों के पीछे छिप सकते हो। वेई जियान और उसका साथी आगे बढ़े, लेकिन रियोन पहुंचने से पहले ही आंगन में भारी कदमों की आहट गूंज उठी। तुम मेरे बड़े भाई के साथ क्या कर रहे हो, कमीनों? आवाज बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंजी और तीनों लड़कों ने मुड़कर देखा तो एक युवक उनकी ओर दौड़ रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। अध्याय 7। जू यांग। पीछे से आई अप्रत्याशित आवाज सुनकर रियोन सख्त हो गया। बड़े भाई। मुड़ते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसकी नजर एक युवक पर पड़ी, शायद उससे 2 साल छोटा, जो बाहरी संप्रदाय के अनुयायी के पारंपरिक वस्त्र पहने हुए था। वह औसत कद का था। उसका दुबला-पतला, पुष्ट शरीर वर्षों के अनुशासित प्रशिक्षण का प्रमाण था। छोटे, थोड़े उलझे हुए काले बाल उसके दयालु लेकिन दृढ़ चेहरे को ढके हुए थे, और उसकी गहरी भूरी आंखों में एक गर्मजोशी थी जो उसके अंदर छिपे शांत संकल्प के बिल्कुल विपरीत थी। उसके बाएं गाल पर एक हल्का सा निशान था, जो पिछले संघर्षों का प्रमाण था। अपनी साधारण शक्ल सूरत के बावजूद उसमें कुछ खास बात थी। उसकी मुद्रा में एक शांत शक्ति, एक आत्मविश्वास जो अटूट एकाग्रता की बात करता था। लेकिन रियोन को उसकी उपस्थिति ने नहीं, बल्कि उसके बड़े भाई कहने के तरीके ने चौंकाया। क्या जू ताइयांग का इस संप्रदाय में कोई छोटा भाई है? रॉन के जवाब देने से पहले ही एक और आवाज आई। जू यांग, हमारी लड़ाई में दखल मत दो। यह वेई जियान था। जू यांग। रॉन का दिमाग घूम गया। क्या यह उस घर का मालिक नहीं है जहां मैं जागा था, जिसने अनजाने में मुझे आश्रय दिया था? लेकिन वह मुझे बड़ा भाई क्यों कह रहा है? बेचैनी का एहसास होते ही रॉन ने तुरंत लड़के की स्थिति का आकलन करने के लिए पहचान आइडेंटिफाई को सक्रिय कर दिया। पहचान कौशल लक्ष्य की स्थिति का पता लगाने में असमर्थ था, जिसके परिणामस्वरूप दुर्भाग्यपूर्ण रूप से एक खराबी आ गई। क्या? रॉन की सांस अटक गई। यह साधारण सा दिखने वाला लड़का, जो कम से कम 2 साल छोटा लग रहा था, उससे 5 साधना चरण ऊपर खड़ा था। जू यांग आगे बढ़ा। उसकी अभिव्यक्ति अविचल थी। वेई जियान, बेतुका मत बनो। अगर किसी चीज में भाई जू शामिल है, तो उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसने दृढ़ता से कहा। मेरी वजह से ही बिग ब्रदर ने तुम लोगों को पहले पीटा था। अगर तुम बदला लेना चाहते हो, तो मुझ पर हमला करो। रियोन की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने उसके लिए उनसे लड़ाई की थी? मेरा मतलब है, जू ताइयांग। आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? रियोन जू ताइयांग के बारे में जितना भी जानता था, उससे पता चलता था कि वो आदमी किसी की मदद के लिए उंगली भी नहीं उठाएगा जब तक कि उसमें उसके लिए कुछ न हो। वेई जियान के साथी ने व्यंग्य किया। छी! सिर्फ इसलिए कि तुम उस जेड ब्लू फ्लावर को खाने के बाद मजबूत हो गए हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने बड़े और शक्तिशाली होने का दिखावा कर सकते हो? जू यांग की निगाहें गहरी हो गईं। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, अभी चले जाओ या जमीन पर पटक दो। सोच समझकर चुनाव करो। तुम। वेई जियान ने ठहाका लगाने से पहले अपना जबड़ा भींच लिया। चलो चलते हैं। हम इस कमीने से फिर कभी निपट लेंगे।
जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, लू नियान ने रियोन को एक खतरनाक नजर से देखा। उसकी आंखों में बदला लेने का वादा था। हालांकि रियोन ने बस कंधे उचका दिए। उसे किसी भी चीज से ज्यादा राहत महसूस हो रही थी। मुसीबत टलने के बाद रियोन जू यांग की ओर मुड़ा। उसकी जिज्ञासा अब उसकी उलझन पर भारी पड़ रही थी। ठीक है, तुम असल में कौन हो? और तुमने मुझे अपने घर में क्यों रहने दिया? जू यांग ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाने से पहले माफी मांगते हुए मुस्कुराया। देर से परिचय कराने के लिए माफ करना। जू यांग बड़े भाई जू का अभिवादन करता है। रियोन ने एक भौं उठाई। और मैं तुम्हारा बड़ा भाई कैसे बना? जू यांग की मुस्कान में पुरानी यादें ताज़ा थी। जब उसने समझाना शुरू किया, बड़े भाई जू को शायद याद न हो, लेकिन 2 महीने पहले मैं भाग्यशाली था कि मुझे 2 असामान्य श्रेणी के 3 पत्ती वाले जेड ब्लू फूल मिले थे। लेकिन वापस आते समय उन 3 बदमाशों ने मुझ पर घात लगाकर हमला कर दिया और उन्हें चुराने की कोशिश की। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। तुम मेरी मदद के लिए आए। हालांकि यह मेरे एक फूल की कीमत पर हुआ। रेन ध्यान से सुन रहा था। उसका मन बातों को जोड़ रहा था। उस समय मुझे अपना परिचय ठीक से देने का मौका नहीं मिला, लेकिन उस दिन से मैंने तुम्हें अपना बड़ा भाई मानने की कसम खा ली। बाहरी शिष्यों के लिए एक असामान्य श्रेणी का 3 पत्ती वाला जेड ब्लू फूल एक अत्यंत दुर्लभ खजाना था, जो एक चरण 4 क्यूई शोधन साधक को एक साथ 2 या 3 चरणों को पार करने में सक्षम बनाता था। रेन ने सांस छोड़ी, तो इसीलिए जू ताइयांग ने उसकी मदद की। उपन्यास में उसे जू ताइयांग द्वारा अपने बॉस को वफादारी दिखाने के लिए अन्य खजानों के साथ यही फूल उपहार में दिए जाने का जिक्र स्पष्ट रूप से याद आया। तो उसे यह फूल यहीं से मिला था। रॉन ने धीरे से सिर हिलाया। अब मुझे याद आ गया। लेकिन वह तो बस एक पारस्परिक रूप से लाभकारी लेनदेन था। तुम्हें ऐसी किसी बात पर मुझे बड़ा भाई कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि उसे जू ताइयांग के अतीत की कोई व्यक्तिगत याद नहीं थी, फिर भी उसे साथ चलना पड़ा। हालांकि जू यांग ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें स्थिर थीं। अगर तुमने एक फूल भी ले लिया होता, तो भी तुमने मेरी जान बचाई होती। इसके अलावा फूल का असर एक व्यक्ति पर सिर्फ एक बार ही होता है। मुझे दूसरे फूल की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी आवाज और गंभीर हो गई। अगर तुमने उस दिन हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो मैं दोनों फूल खो देता। इससे भी बुरा, शायद मैं वहां से जाता ही न। फिर रेन को अचंभित कर देने वाली ईमानदारी के साथ उसने कहा, मेरी बड़ी बहन के बाद इस पूरे संप्रदाय में तुम ही एकमात्र व्यक्ति थी जिन्होंने मेरी मदद की। उसके शब्दों के बाद एक शांत विराम आया। रेन ने लड़के के हावभाव का अध्ययन किया। शुद्ध, गंभीर, वह सचमुच यही चाहता है। अंततः रेन भरी। ठीक है, मुझे जो चाहो कहो। जू यांग मुस्कुराया। शुक्रिया बड़े भाई जू। रॉन ने सांस छोड़ी। मनोरंजन और अविश्वास का मिश्रण उसके मन में घर कर गया। कितना विडंबनापूर्ण। यह लड़का सचमुच एक बदमाश का आभारी था, जो अगर रॉन की आत्मा उसके शरीर में न होती तो उसकी जरा भी परवाह न करता। फिर भी उसकी मासूम प्रशंसा में कुछ अजीब सी ताजगी थी। रॉन के मन में एक विचार आया। और तुम्हारी वह बड़ी बहन कौन है? जू यांग के चेहरे पर गर्व की चमक आ गई। मेरी बड़ी बहन जू लियांग है। रॉन का पूरा शरीर मानो जम गया। एक पल के लिए उसका दिमाग खाली हो गया। फिर क्या? जू लियांग? वो जू लियांग? उसकी आवाज में अविश्वास साफ झलक रहा था। अध्याय 8। एक महत्वपूर्ण पात्र। सर्वोच्च दाओ संप्रदाय के सच्चे शिष्य की उपाधि इतनी महत्वपूर्ण थी कि यह अकेले ही सुप्त ड्रैगन महाद्वीप के पूर्वी प्रांत के राज्यों को उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त थी।
संप्रदाय के भीतर केवल 50 व्यक्ति ही इस प्रतिष्ठित उपाधि को धारण करते थे, जिससे यह अद्वितीय शक्ति और प्रभाव का प्रतीक बन गया। संप्रदाय के भीतर उनका अधिकार आंतरिक संप्रदाय पर शासन करने वाले पुरखों से भी बढ़कर था, और उनके पास उपलब्ध संसाधन आंतरिक और मूल शिष्यों दोनों से कहीं अधिक थे। प्रत्येक सच्चे शिष्य को एक संपूर्ण पर्वत शिखर प्रदान किया गया था, जो पुरखों के शिखरों से कहीं अधिक भव्य था। उनके क्षेत्र दुर्लभ और बहुमूल्य जड़ी बूटियों से भरे बगीचों से सुशोभित थे, और वे पुरखों और दासियों के वेश में मूल और आंतरिक संप्रदायों के शिष्यों को अपने सेवकों के रूप में नियुक्त करते थे। लेकिन उनमें से एक नाम सबसे अलग था, शूलियांग, लाल ज्वाला राजकुमारी। वह केवल एक सर्वोच्च पद प्राप्त सच्ची शिष्या नहीं थी, बल्कि वह कहीं अधिक दुर्जय थी। लीकिन की दूसरी प्रत्यक्ष शिष्या, क्रिम्सन ब्लेज क्वीन, सर्वोच्च दाओ संप्रदाय के गौरवशाली इतिहास में सबसे कम उम्र की महान वृद्धा के रूप में प्रतिष्ठित। उनका नाम ही विस्मय और भय दोनों जगाता था। उनकी ज्वालाएं, उनकी अपार शक्ति, उनके शाही वंश और संप्रदाय में उनके अद्वितीय कद का प्रमाण थी। फिर भी इनमें से कोई भी बात उन्हें वास्तव में उल्लेखनीय नहीं बनाती थी। जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी, वह यह थी, वह उपन्यास राइजिंग ऑफ द सुप्रीम स्वॉर्ड इमोर्टल की मुख्य महिला पात्रों में से एक थी, और उनका जीवन वृत्त केवल 4 महीनों में शुरू होने वाला था। यह आंतरिक संप्रदाय शिष्य चयन समारोह से पहले की बात थी, जो 5 महीनों में होने वाला था। रॉन के चेहरे पर उदासी छा गई। वह जानता था कि क्या होने वाला है। समारोह से पहले शूलियांग बाहरी दुनिया की यात्रा से लौट रही होगी। तभी अजुरा ड्रैगन संप्रदाय के शिष्य उस पर घात लगाकर हमला करेंगे और उसे कामोत्तेजक औषधि से जहर दे देंगे। और तभी उसकी मुलाकात नायक से होगी, जो शारीरिक संपर्क के जरिए उसे आसानी से ठीक कर देगा। भाग्यशाली नायक कमीना। अचानक एक आवाज ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाला। क्या तुम उसे जानते हो, बड़े भाई? रेन ने पलकें झपकाईं। शू यांग उसे उत्सुकता से देख रहा था। उसने जल्दी से खुद को संभाला। जरूर, मैं उसे जानता हूँ, उसने सहजता से उत्तर दिया। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आखिरकार वह मेरी आदर्श है। शीर्ष सच्चे शिष्यों में से एक और महान बुजुर्ग लीकिन की श्रद्धेय द्वितीय प्रत्यक्ष शिष्य। शू यांग मुस्कुराया। उसकी प्रशंसा स्पष्ट थी। बिल्कुल, वह अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है। संप्रदाय में शामिल होने के सिर्फ 5 साल बाद वह शीर्ष पर पहुंच गई। उसका उत्साह थोड़ा कम हो गया और उसने आह भरी। और मैं यहाँ हूँ। 6 महीने हो गए और मैं अभी भी ठोसीकरण क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई, धीमी हो गई। मैं आंतरिक संप्रदाय शिष्य चयन समारोह में प्रवेश के योग्य भी नहीं हूँ। रियोन की आंखें झपक गईं। 6 महीने, और वह शिकायत कर रहा था। इस बीच वह निकम्मा जू ताइयांग 2 साल से चरण 1 ची शोधन क्षेत्र में फंसा हुआ था, और वह भी अस्थिर था। रियोन ने गहरी सांस ली, चीखने की इच्छा को दबाते हुए। फिर भी वह जू यांग से चिढ़ नहीं पा रहा था। इस लड़के ने उसकी मदद की थी, ऐसा कुछ जो उसके अतीत में किसी ने उसके लिए कभी नहीं किया था। जीवन। फिर रियोन के दिमाग में अचानक विचार कौंधा। आंतरिक संप्रदाय का चयन। आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश के लिए केवल 100 शिष्यों का चयन किया जाएगा। बाह्य संप्रदाय के लाखों उम्मीदवारों में से केवल चरमचरण ची ठोसीकरण क्षेत्र या उससे ऊपर के साधक ही भाग लेने के पात्र थे। और सभी बुजुर्ग, जिनमें कुछ महान बुजुर्ग भी शामिल थे, देख रहे होंगे। अगर रियोन आंतरिक संप्रदाय में अपना स्थान पुनः प्राप्त करना चाहता था, तो उसके पास 5 महीने थे।
चरमचरण ठोसीकरण क्षेत्र तक पहुंचने के लिए 5 महीने। एक विशाल कार्य, ऐसा जो लगभग असंभव लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। असफलता कोई विकल्प नहीं था। रियोन ने सांस छोड़ी, फिर थोड़ा मुस्कुराया। ऐसा नहीं है, शू यांग। तुम्हें इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। उसने लड़के के कंधे पर मजबूत हाथ रखा। आगे बढ़ते रहो और तुम सफल हो जाओगे, बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की तरह। उसकी नजरें तेज हो गईं। इस बार चलो साथ मिलकर आंतरिक संप्रदाय में कदम रखते हैं। जू यांग की आंखें तारों की तरह चमक उठीं। अपनी बड़ी बहन के शब्द सुनकर उसका उत्साह लगभग बच्चों जैसा हो गया। वाह! हाँ, बड़े भाई, चलो साथ मिलकर करते हैं। एक पल के लिए रॉन को उन चमकती आंखों में कुछ जाना पहचाना सा लगा। एक गहरा, अटूट विश्वास। एक छोटे भाई का अपने बड़े भाई पर ऐसा विश्वास। ऐसा कुछ जो उसने अपने पिछले जन्म में कभी नहीं जाना था। यह अपरिचित सा लगा, फिर भी अजीब तरह से गर्मजोशी भरा। शायद पहली बार छोटा भाई होना इतना बुरा नहीं लगा। जू यांग ने अचानक आसमान की ओर देखा। दोपहर का भोजन हो गया है। चलो बड़े भाई, कुछ खाते हैं। रॉन हंसा। ठीक है, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। शुक्रिया कि तुमने मुझे अपने घर में आराम करने दिया। जू यांग की आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, बड़े भाई, तुम्हें खाना बनाना आता है? रॉन ने भौहें चढ़ाई। बिल्कुल आता है। क्या तुम लोग यहाँ खाना नहीं बनाते? जू यांग ने सिर हिलाया। नहीं, हम स्पिरिट फूड सर्विंग से खाना पाने के लिए सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इनकी शाखाएं हर जगह हैं, बाहरी सेक्ट से लेकर कोड तक। अच्छा, ठीक है। स्पिरिट फूड सर्विंग। रॉन लगभग भूल ही गया था, वही हॉल जिसने बाद में सुप्रीम दाओ सेक्ट में भारी अराजकता फैलाई। ऐसा नहीं था कि यह उसकी समस्या थी, इससे मुख्य पात्र को निपटना था। अभी उसकी प्राथमिकता और भी मजबूत होती जा रही थी। रॉन मुस्कुराया। स्पिरिट फूड सर्विंग को भूल जाओ। आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। जाओ, बिगिनर्स फॉरेस्ट से स्पिरिट चिकन ले आओ। जू यांग का चेहरा उत्साह से चमक उठा। ठीक है, बड़े भाई, और यह कहकर वह भाग गया। रॉन उसे जाते हुए देख रहा था और खुशी से सिर हिला रहा था। कितना ऊर्जावान बच्चा है। जब तक जू यांग वापस आया, तब तक दोनों मिलकर खाना तैयार कर चुके थे। हालांकि रॉन कोई मास्टर शेफ नहीं था, लेकिन अकेले रहने और एक 3 सितारा रेस्टोरेंट में असिस्टेंट शेफ के तौर पर काम करने के उसके अनुभव ने उसके हुनर को और निखार दिया था। जल्द ही हवा में एक लाजवाब खुशबू फैल गई। जू यांग ने एक निवाला खाया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वाह, बड़े भाई जू, यह तो लाजवाब है। यह स्पिरिट फूड सर्विंग के प्रीमियम व्यंजनों जैसा तो नहीं होगा, लेकिन हम बाहरी संप्रदाय के अनुयायी जो खाते हैं, उससे कहीं बेहतर है। रॉन मुस्कुराया। मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। जितना चाहो उतना खाओ। बहुत दिनों बाद पहली बार रॉन को एक शांत संतुष्टि का एहसास हुआ। किसी ने उसके सामने उसके बनाए हुए खाने की तारीफ की है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना भोजन समाप्त किया, शिष्यों का एक समूह उनके पास आया। उनके पीले और नीले रंग के वस्त्र बाहरी संप्रदाय के सामान्य परिधानों से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। वातावरण तनावपूर्ण हो गया। शू यांग के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। रेन ने तेजी से सांस छोड़ी। मुसीबत आने से पहले ही उसे समझ आ गया था। अरे बाप रे! फिर कभी नहीं। मस्तीज़ादे चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्याय 9।
फ्रॉस्ट माउंटेन गुफारियों की नज़र पांचों लड़कों पर टिकी थी। उनके पीले और नीले वस्त्र उन्हें सामान्य बाहरी संप्रदाय के परिधानों से साफ पहचान रहे थे। जैसे ही उनकी आकृतियां क्षितिज पर दिखाई दी, अचानक एक अशुभ संकेत उसके मन में छा गया। ये कोई साधारण शिष्य नहीं थे। ये लोग निस्संदेह किसी महत्वपूर्ण मिशन पर यहाँ आए थे, और इसका मतलब सिर्फ एक ही था, मुसीबत मंडरा रही थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, रियोन में से उठा और जू यांग को अपने पीछे आने का इशारा किया। बिना कुछ कहे उसने पास ही खड़े एक शिष्य पर अपनी पहचान कौशल को सूक्ष्मता से सक्रिय कर दिया, जो किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार था। पहचान। हवा में एक हल्की झंकार गूंज उठी। डिंग। पहचान। कौशल लक्ष्य की स्थिति का पता लगाने में असमर्थ रहा, जिसके परिणामस्वरूप एक दुर्भाग्यपूर्ण खराबी आ गई। रियोन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने दूसरों पर नजर डाली और ज्यादा ध्यान केंद्रित किया, लेकिन नतीजा वही रहा। उसे यकीन था कि ये लोग शू यांग और उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, जिससे यह साफ हो गया कि उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। रॉन को हैरानी हुई कि उन्होंने हमला करने या तुरंत बोलने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उनके हावभाव औपचारिक और दूर दूर से थे। समूह का नेता, तीखे नैनंक्ष और ठंडे स्वभाव वाला एक लंबा चौड़ा व्यक्ति, आगे बढ़ा और अधिकारपूर्ण स्वर में बोला, नमस्कार। लड़के ने अडिग स्वर में कहा, मैं लॉन्ग मिंग हूँ, अनुशासन भवन का एक शिष्य। हम यहाँ जू ताइयांग नाम के किसी व्यक्ति के लिए आए हैं। उसे 3 दिनों तक फ्रॉस्ट माउंटेन गुफा में रहने का आदेश दिया गया है। कृपया आज्ञा माने और हमारे साथ चलें। रॉन का मन दौड़ गया। अनुशासन भवन? यह कोई हल्की बात नहीं थी। अनुशासन भवन संप्रदाय के सर्वोच्च प्रवर्तक के रूप में कार्य करता था, जो अपने नियमों को अटूट अधिकार के साथ बनाए रखता था, यहाँ तक कि उन सबसे सम्मानित शिष्यों पर भी न्याय करता था जो नियम तोड़ने का साहस करते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप एक सच्चे शिष्य थे, एक मुख्य शिष्य, एक एल्डर या यहाँ तक कि एक महान एल्डर के प्रत्यक्ष शिष्य। यदि आप नियम तोड़ते थे, तो आप उनके न्याय के अधीन होते थे। और ऐसा लग रहा था कि आखिरकार जू ताइयांग के लिए न्याय आ ही गया था। रियोन ने धीरे से सिर हिलाया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वे उसके लिए आए थे, उस व्यक्ति के लिए नहीं जो वह कभी था, बल्कि उस शरीर के लिए जिसमें वह अब निवास करता था। जू ताइयांग के रूप में जीने की उसे यही कीमत चुकानी पड़ी। जू यांग की ओर मुड़कर रियोन ने उसे आश्वस्त करने वाली नजर से देखा। जू यांग, कड़ी मेहनत करो। मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। जू यांग, थोड़ा हिचकिचाते हुए, दृढ़ भाव से सिर हिलाया। हाँ, बड़े भाई। यह कहकर लॉन्ग मिंग ने हल्का सा इशारा किया और रास्ता दिखाया। कृपया इस तरफ आइए। जैसे ही समूह फ्रॉस्ट माउंटेन गुफा की ओर बढ़ा, रॉन उस गुफा की क्रूर प्रतिष्ठा के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। फ्रॉस्ट माउंटेन गुफा संप्रदाय में कुख्यात थी, एक दंड स्थल फ्रॉस्ट पर्वत श्रृंखला की बर्फीली चोटियों के भीतर स्थित। गुफा लगातार पाले से ढकी रहती थी। हवा बर्फीली ठंड से घनी होती थी जो शरीर को सुन्न कर देती थी और साधारण से साधारण काम को भी चुनौती बना देती थी। इसकी दीवारों के भीतर जीवित रहने के लिए सिर्फ ताकत से ज्यादा की जरूरत थी। इसके लिए विशुद्ध इच्छाशक्ति की जरूरत थी। जितना ज्यादा गहराई में जाया जाता, वातावरण उतना ही ठंडा और कठोर होता जाता। कुछ लोग कहते हैं कि गुफा की चरम परिस्थितियां सबसे मजबूत साधकों को भी तोड़ देती हैं, उन्हें निराशा के कगार पर धकेल देती हैं। फिर भी जो लोग बाहर निकले, वे हमेशा ज्यादा मजबूत थे। उनके मन और शरीर उस बेरहम ठंड में मजबूत हो रहे थे। रेन का मन गुफा के विभिन्न खंडों की ओर भटक रहा था,
जो प्रत्येक शिष्य के पद के अनुसार आरक्षित थे। बाहरी शिष्यों को बाहरी खंड में भेजा गया, जहां ठंड कठोर थी, लेकिन जीवित रहना संभव था। कड़ाके की ठंड व्यक्ति की ऊर्जा को सोख लेती थी, जिससे उन्हें केवल गर्मी और स्पष्टता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता था। अधिकांश लोगों के लिए यह अनुभव विनम्र करने वाला था, लेकिन घातक नहीं। उस क्षेत्र का तापमान इतना ठंडा था कि आत्मा तक जम सकती थी। वहां के हिम जंतु आंतरिक क्षेत्र के जंतुओं से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, और केवल वे ही जीवित बच सकते थे जिन्हें अपनी साधना तकनीकों पर सच्चा अधिकार था। अंततः हिम पर्वत गुफा के हृदय में उसका सबसे भयावह क्षेत्र था, जिसे अक्सर हिम नर्क कहा जाता था, एक ऐसा स्थान जो केवल कुलीन वर्ग, सच्चे शिष्यों और बुजुर्गों के लिए आरक्षित था। यहाँ की ठंड मनुष्यों के लिए ज्ञात किसी भी चीज से परे थी, जो किसी साधक के आध्यात्मिक केंद्र को भी जमा सकती थी यदि वे सावधान न रहें। यह स्थान किंवदंतियों का विषय था। यहाँ भेजा गया लगभग कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटा। फुसफुसाहटें इसकी गहराई में समय के विकृत होने की बात करती थी। केवल वे शिष्य या बुजुर्ग जिन्होंने संप्रदाय के साथ विश्वासघात किया था, उन्हें ही दोषी ठहराया गया था। चैनल मास्टरजाड़े को सब्सक्राइब करें। इस जमे हुए नरक में एक ऐसी सजा जिससे बचने की उम्मीद बहुत कम लोग कर सकते थे। फिर भी कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने स्वेच्छा से इस मार्ग पर चलना चुना, ऐसे विलक्षण प्रतिभाएं जिन्होंने खुद को संयमित करना चाहा, अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना चाहा, और भी ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहा। क्योंकि केवल वे ही जो अपनी साधना में पूर्ण निपुणता प्राप्त कर चुके थे, इस कष्टदायक परीक्षा को सहन कर सकते थे। लेकिन जो विजयी हुए, उनके लिए पुरस्कार समझ से परे थे। वे केवल और अधिक शक्तिशाली ही नहीं हुए, वे रूपांतरित होकर उभरे, दांव की एक नई समझ और अपनी क्षमता की असीम गहराई का उपयोग करते हुए। लॉन्ग मिंग की आवाज ने रियोन को वास्तविकता में वापस खींच लिया। चूंकि अब तुम एक बाहरी शिष्य हो, इसलिए हम तुम्हें आदेशानुसार फ्रॉस्ट माउंटेन गुफा के बाहरी भाग में ले जाएंगे, उसने भावशून्य स्वर में कहा। जैसे ही वे प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, रियोन को अपनी रीढ़ में एक बेचैन करने वाली ठंडक महसूस हुई। यह तो बस शुरुआत थी। तभी उसके दिमाग में एक सूचना कौंधी। अध्याय 10। क्या वह बस मुस्कुराया? डिंग। मेजबान को चुनने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। कृपया एक विकल्प सावधानी से चुनें। कोई भी गलती आपकी मौत का कारण बन सकती है। फ्रॉस्ट माउंटेन गुफा के बाहरी भाग में प्रवेश करने से ठीक पहले रेन के कदम रुक गए। उसे इस समय किसी मिशन की उम्मीद नहीं थी। सिस्टम के पास कार्य जारी करने का कोई निश्चित समय सारिणी नहीं थी, जिससे उसका समय हमेशा की तरह अप्रत्याशित था। उसकी आंखों के सामने एक पारदर्शी पैनल प्रकट हुआ, जिसमें 4 विकल्प सूचीबद्ध थे। विकल्प 1, दंड स्वीकार करें और फ्रॉस्ट माउंटेन गुफा के बाहरी भाग में जाए। पुरस्कार, नीम स्थिर करने वाली गोली, सामान्य श्रेणी। विकल्प 2, कहें, हालांकि अब मैं एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य हूँ। जब मैंने कनिष्ठ पर हमला किया था, तब भी मैं एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य था, इसलिए मुझे फ्रॉस्ट माउंटेन गुफा के आंतरिक भाग में जाना होगा। इनाम, नीम स्थिरीकरण गोली, असामान्य श्रेणी, एक तकनीक अंतर्दृष्टि टिकट, दुर्लभ श्रेणी। विकल्प 3, कहें, जीवन में जोखिम उठाए बिना एक शिष्य मजबूत नहीं बन सकता। आगे बढ़ने के लिए उसे जीवन मरण की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मुझे फ्रॉस्ट माउंटेन गुफा के मुख्य भाग की ओर बढ़ना होगा। इनाम, एक तलवार तकनीक, दुर्लभ श्रेणी। विकल्प 4, कहें, मृत्यु को आमंत्रित किए बिना एक शिष्य कभी भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली नहीं बन सकता, और फ्रॉस्ट माउंटेन गुफा के हृदय की ओर बढ़े। इनाम, एक सुंदर सफेद ताबूत, दुर्लभ श्रेणी।
विकल्पों को पढ़ते हुए रॉन का चेहरा खिल उठा। पहला विकल्प निस्संदेह सबसे सुरक्षित था। हालांकि गुफा का बाहरी भाग अभी भी कठोर होगा, उसे विश्वास था कि वह इसे सहन कर सकता है। हालांकि वह केवल चरण एक क्यूई शोधन क्षेत्र में ही था। हालांकि इनाम कुछ खास नहीं था, सिर्फ एक ग्रेड 1 फाउंडेशन स्टेबलाइजिंग पिल। तीसरे विकल्प ने पल भर के लिए उसका ध्यान खींचा। उसके पहले मिशन में तीसरा विकल्प सबसे अच्छा विकल्प था, लेकिन यहाँ गुफा का कोर सेक्शन कोई मजाक नहीं था। गोल्डन कोर फॉर्मेशन साधक भी अगर सावधान न रहें तो मर सकते थे। इनाम तो लुभावना था, लेकिन जोखिम बिल्कुल भयानक था। फिर चौथा विकल्प था। इसे पढ़ते ही रॉन का गला लगभग घुट गया। एक सुंदर सफेद ताबूत, जिसे दुर्लभ श्रेणी का भी माना जाता है। वे शानदार ढंग से विदाई ले रहे थे। यह सिस्टम निश्चित रूप से मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है। फ्रॉस्ट माउंटेन गुफा का हृदय एक ऐसी जगह थी जिससे नवजात आत्मा क्षेत्र साधक भी डरते थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय घूमता था और ठंड ही किसी के आध्यात्मिक मूल को निगल सकती थी। मौत को दावत देना, उससे शादी करने जैसा। इससे पहले कि वह भाग्य को और लुभा सके, उसने तुरंत अपने दिमाग से चौथा विकल्प मिटा दिया। फिर उसकी नजर दूसरे विकल्प पर पड़ी। हालांकि यह पहले विकल्प से कहीं ज्यादा जोखिम भरा था, पर इनाम काफी बेहतर था। ग्रेड 2 फाउंडेशन स्टेबलाइजिंग पिल अकेले ही एक दुर्लभ संसाधन थी, जो चीज सॉलिडिफिकेशन रियल्म साधक की भी मदद कर सकती थी। इसके अलावा तकनीक अंतर्दृष्टि टिकट, दुर्लभ श्रेणी। हालांकि वह इसके कार्य को पूरी तरह से नहीं समझता था, निस्संदेह मूल्यवान था। यह एक सोचा समझा जोखिम था और उसे इसे उठाना ही था। एक गहरी सांस लेकर रॉन ने बाहरी खंड में कदम रखने से ठीक पहले अपना पैर वापस खींच लिया और अपना चुनाव किया। डिंग! मेजबान ने दूसरा विकल्प चुना है। कृपया अपना इनाम पाने के लिए कार्य पूरा करें। हवा तनावपूर्ण हो गई। उसके पीछे खड़े अनुशासन हॉल के शिष्य सख्त हो गए। उनकी निगाहें तेज और उम्मीद भरी थी। उन्होंने मान लिया कि वह सजा स्वीकार करने से इनकार कर रहा है, भले ही बाहरी खंड में उसकी सजा पहले ही घटाकर सिर्फ 3 दिन कर दी गई थी। उसके कुख्यात अतीत को जानते हुए वे उसे जबरदस्ती अंदर भेजने के लिए तैयार थे। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, रियोन बोला। उसकी आवाज स्थिर और दृढ़ थी। वरिष्ठ भाई लोग, हालांकि अब मैं बाहरी संप्रदाय का शिष्य हूँ, लेकिन जब मैंने कनिष्ठ भाई यांग पर हमला किया था, तब भी मैं आंतरिक संप्रदाय का हिस्सा था। इसलिए मुझे फ्रॉस्ट माउंटेन गुफा के आंतरिक खंड में जाना चाहिए। सन्नाटा। एक घुटन भरा, स्तब्ध सन्नाटा। अनुशासन भवन के शिष्यों की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके चेहरों पर अविश्वास झलक रहा था। उन्होंने जितने भी अनगिनत परिदृश्यों की कल्पना की थी, उनमें से यह एक नहीं था। जू ताइयांग, यह उपद्रवी, यह घमंडी बदमाश, स्वेच्छा से कठोर दंड की मांग कर रहा था। उन्हें प्रतिरोध की उम्मीद थी। वे उसे लात-घूंसों और चीख पुकार के साथ अंदर घसीटने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन यह क्या? एक शिष्य ने एकदम से अचंभित होकर कहा। उन्हें आधी उम्मीद थी कि यह मजाक होगा, लेकिन जू ताइयांग के चेहरे के भाव कुछ और ही कह रहे थे। लॉन्ग मिंग, जो अब तक चुप था, ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी तीखी नजर रॉन पर टिकी हुई थी, किसी भी धोखे के संकेत की तलाश में। क्या तुम सच में गंभीर हो? उसने पूछा। उसके स्वर में संदेह और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। रॉन ने उसकी नजरों से सीधे मुलाकात की। उसका भाव दृढ़ था। हाँ, वरिष्ठ भाई, उसने अपनी आवाज में दृढ़ता से पुष्टि की। लॉन्ग मिंग की आंखें एक अस्पष्ट भाव से चमक उठीं। फिर वह रुक गया।
उसके मन में एक स्मृति उभरी, उसके गुरु द्वारा वर्षों पहले कहे गए शब्द। एक व्यक्ति जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने के लिए अथक प्रयास करता है। चैनल मास्तिजाडे को सब्सक्राइब करें। उन्हें वह सबसे महान व्यक्ति है जिससे आप कभी मिलेंगे। अगर तुम्हें ऐसा कोई आदमी मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए उससे दोस्ती करना अपनी प्राथमिकता बना लो। उसके होठों से एक धीमी सी हंसी निकली। हे, मैंने बरसों से ऐसे इंसान की तलाश की है, फिर भी मुझे एक बार भी नहीं मिला अब तक। एक पल के लिए लॉन्ग मिंग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, इतनी क्षणभंगुर, इतनी अगोचर कि उसे भी इसका एहसास नहीं हुआ, और उतनी ही तेजी से वह गायब हो गई। लेकिन रॉन ने उसे देख लिया। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। क्या वह बस मुस्कुराया था? वह अकेला नहीं था। लॉन्ग मिंग के पीछे खड़े शिष्यों ने भी देखा था, और उन सभी ने एक गहरी बेचैनी महसूस की। अनुशासन कक्ष में एक अलिखित नियम था, अगर वरिष्ठ भाई लॉन्ग मिंग मुस्कुराते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। वे सभी प्रार्थना कर रहे थे कि यह सिर्फ उनकी कल्पना हो। लेकिन क्या ऐसा था? लॉन्ग मिंग ने अपनी मुद्रा सीधी की और शांत किंतु आज्ञाकारी स्वर में उसने कहा, ठीक है, बहुत अच्छा, मेरे साथ आओ। शिष्यों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। लेकिन इससे पहले कि वे आगे कुछ पूछ पाते, रियोन ने सिर हिलाया। उसकी आवाज स्थिर और अविचल थी। समझ गया।